को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। पहला प्रश्न आपके सामने है, किसने धन निष्कासन को, यानी ब्रिटेन से इंडिया से ब्रिटेन को जो धन निष्कासित होता था, जो धन जाता था ब्रिटिश काल में, उस धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा है? अनिष्टों का अनिष्ट आरसी दत्त, रानाडे, एमजी रानाडे, दादा भाई नौरोजी और गोखले। तो इनमें से कौन है जो कह रहा है? आंसर आया। आंसर ये है, दादा भाई नौरोजी। शिवलाल जी का आंसर बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग शुभम जी। दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में इंग्लैंड डेप्ट इंडिया नामक एक लेख इन्होंने पढ़ा था इंग्लैंड में ही, और उसी समय इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो धन निष्कासन के सिद्धांत के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक लेख भी इन्होंने लिखा, और सबसे पहले 1867 में इन्होंने इस बात को रेखांकित किया, धन निष्कासन होता है और इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा। सब लोगों ने, इसमें से सभी लोग जो है वो धन निष्कासन की बात करते हैं। आरसी दत्त भी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखे, और रानाडे भी ऐसे ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया इन्होंने एक किताब लिखी। गोखले लेजिस्लेटिव असेंबली में धन निष्कासन के सिद्धांत को उठाने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन अनिष्टों का अनिष्ट इसने कहा। आरसी दत्त ने इसे धन निष्कासन की प्रक्रिया को एक घाव बताया, यानी घाव से हमेशा ब्लड रिश्ता रहता है, तो वो घाव बताया। ठीक, गुड इवनिंग मिथुन भारती जी। दूसरे नंबर पे आ जाए तो 1857 विद्रोह के समय किसे पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 5000 चांदी के टुकड़े या रुपया कहिए का इनाम घोषित किया था? अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किए थे, तो वह कौन सा नायक था जिसको पकड़ने के लिए इनाम घोषित की गई थी 5000 राशि की? तो इसका भी आंसर आप बहुत आसानी से दे देंगे। ठीक, तो इसका आंसर जल्दी दे दें। पहले का आंसर दिया था आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर दिया था। 1857 विद्रोह के विषय में जानते हैं आप, लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी, और दामोदर इनके जो पुत्र हैं उनको लेकर बेगम हजरत महल, बिरजिश कादिर जो इनके दत्तक पुत्र हैं, इनको लेकर ये विद्रोह कर रही हैं, उनके नाम पे विद्रोह कर रही हैं। और एक प्रश्न इससे इतिहास में, इतिहास के पेपर में ये प्रश्न शायद टीजीटी में था शायद, कि पीजीटी में, कि किसने जो है नेतृत्व किया अवध के 1857 विद्रोह का। तो औपचारिक रूप से देखें तो अवध का उस समय जो नवाब था वो बिरजिश कादिर है, लेकिन बिरजिश कादिर की ओर से बेगम हजरत महल लड़ रही हैं। तो बेगम हजरत महल लड़ रही हैं, लेकिन नेतृत्व किसका है? औपचारिक नेतृत्व तो बिरजिश कादिर का हुआ, क्योंकि उस समय नवाब तो वही है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर सी, अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, अवध से भी जुड़े थे, और खान बहादुर खां बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 5000 का इनाम घोषित किया था। 1857 विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन हैं? 1857 विद्रोह का जो इतिहास लिखा गया,
तो सरकार ने किसे नियुक्त किया था 1857 विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए? तो सबसे पहले नियुक्ति आर.सी. मजूमदार की हुई थी, लेकिन सरकारी अधिकारियों से कुछ मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने यह कार्य छोड़ दिया। तब एस.एन. सेन को यह कार्य सौंपा गया और एस.एन. सेन ने 1857 नाम से इसका इतिहास लिखा। इन्होंने अलग से एक किताब लिखी आर.सी. मजूमदार ने, द शेपी ऑफ म्यूनिटी ऑफ रिबिलियन ऑफ 1857। वीर सावरकर को आप जानते ही हैं। वीर सावरकर 1857 को क्या कहते हैं? ये वीर सावरकर ही कहते हैं कि यह प्रथम विद्रोह है, राष्ट्रीय है और स्वतंत्रता संग्राम है, इंडिपेंडेंस वार ऑफ इनकी पुस्तक है। तो ये प्रथम विद्रोह मानते हैं इसको, इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं और इसे राष्ट्रीय भी मानते हैं। लेकिन ये दोनों लोग 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय नहीं मानते हैं। ये दोनों लोग इस बात पे सहमत हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था। एस.एन. सेन इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, एस.एन. सेन इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, लेकिन मजूमदार इसे स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं मानते। इसके ठीक उल्टा मजूमदार कहते हैं, सावरकर के ठीक उल्टा मजूमदार कहते हैं। मजूमदार कहते हैं कि न तो प्रथम है, न स्वतंत्रता संग्राम है, न ही राष्ट्रीय है। ठीक। भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले किसने प्रयोगात्मक रूप में शुरू किया था? तो आप जानते हैं कि भू राजस्व की 3 प्रणालियां ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश कालीन जो भारत था उसमें प्रचलित थी। एक तो आपका अस्थाई बंदोबस्त था, जो जमींदारी प्रथा भी जिसे कहा जाता है। एक रैयतवाड़ी था, एक महालवाड़ी था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था वो आपका बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसमें लागू था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू थी, और महालवाड़ी व्यवस्था आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रांत में लागू थी। तो यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है यह आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले कैप्टन रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे बरामहल में इसे लागू करने का प्रयत्न किया। बाद में जब मुनरो वहाँ के गवर्नर बने तब इन्होंने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। एलिफिस्टन ने बम्बई प्रेसिडेंसी में, जब बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे एलिफिस्टन, तब इन्होंने बम्बई में इसे लागू किया। तो इस प्रश्न का उत्तर सी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भूभाग वनावरण से घिरा है? कितना प्रतिशत भूभाग पर वनावरण है, यानी वन है? तो यह जो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका, जो वनावरण है वो 21.67%, 21.67% वनावरण है भारत में, और 2.89% वृक्षावरण है। दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये डिजिट आएगा 24.56%। यह जो भाग है यह वृक्षावरण और वनावरण दोनों है। तो वृक्षावरण भी है और प्लस वनावरण भी है। ठीक। वृक्षावरण, वनावरण को भी 3 कोटियां निर्धारित की जाती हैं, अति सघन, मध्यम और खुले वन। तो 70% से किसी भूभाग पर 70% से अधिक भाग पर अगर वन हो तो उसे अति सघन बोला जाता है। तो यहाँ जो है वृक्षावरण 10% से कम जो भाग पे वन होते हैं तो वो वृक्षावरण वाला क्षेत्र है। तो यह जो है ये क्या है? वनावरण वाला क्षेत्र है, और ये आपका वृक्षावरण वाला क्षेत्र है। तो अगर अलग से पूछा जाए, सिर्फ वनावरण पूछा जाए तो आप इसे टिक करेंगे। वृक्षावरण और वनावरण दोनों एक साथ पूछा जाए तो आप इसे टिक करेंगे। वैसे ही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का ये वनावरण वाला हिस्सा है, ये दोनों हिस्सा है। ठीक। वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है।
लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो मिजोरम पहला राज्य है, हालांकि उससे पहले भी लक्षद्वीप है। हालांकि वो संघ शासित प्रदेश है, तो संघ शासित और राज्य दोनों में देखें तो लक्षद्वीप पहले स्थान पर आएगा। सिर्फ राज्यों में देखें तो मिजोरम प्रतिशत के हिसाब से सबसे पहले स्थान पर आएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहला आपका मध्य प्रदेश है। वृक्षावरण सर्वाधिक कहाँ है? वृक्षावरण का सर्वाधिक क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में है, और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो केरल में है। ठीक, सर्वाधिक संख्या में मवेशी कैटल्स किस राज्य में है? तो जो पशुगणना है, पशुगणना के हिसाब से सर्वाधिक संख्या में मवेशी कैटल ये है, और उत्तर प्रदेश में पशुधन, कुल पशुधन जिसमें सब आ जाएंगे, मवेशी के साथ साथ बकरी भेड़ भैंस सब आ जाएंगे। तो उस हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन सिर्फ मवेशियों को देखें तो पहले स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक, किस वैदिक देवता का वाहन गधे थे? गधे किस वैदिक देवता के वाहन है? तो सूर्य के वाहन को आप जानते ही हैं, अश्व, श्वेत अश्व, 7 श्वेत अश्व सूर्य के वाहन है। और वैसे ही मरुत के भी वाहन अश्व ही हैं, लेकिन चितकबरे अश्व हैं। इनके वाहन है चितकबरे अश्व, और इनके वाहन है सफेद अश्व। इनके वाहन को आप जानते ही हैं, बकरा, बचे अश्विन, तो अश्विन का वाहन गधे है। मयूर शर्मन जो 18 अश्वमेघ, जिन्होंने 18 अश्वमेघ यज्ञ किया था, किस वंश के शासक थे? सर्वाधिक अश्वमेघ यज्ञ करने वालों में इनका प्रथम उल्लेख मिलता है। तो मयूर शर्मन जो है वो किस वंश के शासक हैं? तो सातवाहन, ये कदम्ब वंश के शासक हैं मयूर शर्मन। 18 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। शुंग वंश के शासकों में भी कुछ लोग अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। पुष्यमित्र शुंग जो कि 2 अश्वमेघ यज्ञ के कर्ता माने जाते हैं। शतवाहन वंशी शासक सातकर्णी प्रथम, वो भी 2 अश्वमेघ यज्ञ, यानी पुष्यमित्र शुंग और सातकर्णी प्रथम, ये लोग 2 अश्वमेघ यज्ञ। वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के 4 अश्वमेघ यज्ञ, 4 अश्वमेघ यज्ञ और प्लस 1 वाजपेय यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ। नागवंशी शासक जो हैं वो 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, बनारस में, काशी में किए थे, और वही जिस स्थान पे किए थे उसी को 10 अश्वमेघ घाट बोला जाता है। तो 10 अश्वमेघ यज्ञ नागवंशी शासकों ने किया था। गुप्त वंश में 2 लोग सिर्फ अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, एक तो समुद्रगुप्त और दूसरे कुमारगुप्त प्रथम। तो गुप्त शासकों में, गुप्त वंशीय शासकों में सिर्फ 2 लोग अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, एक समुद्रगुप्त और एक कुमारगुप्त प्रथम। वैसे ही आप वातापी के चालुक्यों में देखें तो वहाँ एक अश्वमेघ यज्ञ की बात आती है, एक ही अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। चोलों में बात देखें तो चोलों में सिर्फ एक चोल शासक राजाधिराज ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। पल्लव शासकों ने भी कुछ अश्वमेघ वाजपेय आदि यज्ञ किए थे। आपके जो गढ़वाल वंशी शासक हैं जयचंद, उन्होंने राजसू यज्ञ किया था कनौज में। जयसिंह राजपूत शासक, उन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ मध्यकाल में किया था। तो मध्यकाल में अश्वमेघ यज्ञ करने का जो उल्लेख है वो जयसिंह को है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो कुछ उक्तियां हैं अमूमन पूछी जाती हैं, तो इन उक्तियों को आप इसको मोक्ष पढ़ें। तो मोक्ष और माया का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस उक्ति का उल्लेख
पहले किस ग्रंथ में हुआ था? निष्काम कर्म की अवधारणा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दी गई है? और यम नचिकेता संवाद किस ग्रंथ में है? तो मोक्ष और माया की जो बात कही गई है यह श्वेताश्वर उपनिषद में, रुद्र, मोक्ष, माया, ये सारी बातें श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती हैं। अस्तो मा सदगमय बृहद्रारण्यक उपनिषद में, निष्काम कर्म की अवधारणा ईशोपनिषद में दी गई है। यम और नचिकेता की बात मुंडकोपनिषद में नहीं कही गई है। मुंडकोपनिषद का सबसे प्रमुख जो उक्ति है वो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो हमारे राजचिन्ह पे है। यह कठोपनिषद में यह संवाद है, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में यह संवाद है। ठीक, तो ये चीज़ें कुछ बार बार पूछी जाती हैं तो उनको ध्यान रखिएगा। तुर्कान चिहलगामी, तुर्कान चिहलगामी, चहलगामी की स्थापना किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं कि तुर्कान चिहलगामी 40 तुर्क दासों से बना हुआ एक निकाय था, एक संगठन था, और उसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी अपने वफादार दासों को वो ठीक। तो इसका उत्तर इल्तुतमिश है, ये तो आप जानते ही हैं। ये जो तुर्कान चिहलगामी हैं ये सिर्फ तुर्की दास हैं, इसमें सिर्फ तुर्की। पा के असल जो हैं उसमें तुर्क विदेशी तो हैं लेकिन गैर तुर्क हैं, लेकिन इसमें सिर्फ तुर्क हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। प्रथम फैक्ट्री या कोठी, प्रथम फैक्ट्री या कोठी, और इधर जो है आपके कंपनी, स्रोत नहीं बल्कि कंपनी कौन सी है, किस कंपनी की कौन सी कोठी है, पहली कोठी इन कंपनियों में से कौन सी है? तो मुस्लिमपट्टनम किसकी पहली कोठी है? मुस्लिमपट्टनम पहली कोठी डचों की है। सूरत पहली कोठी फ्रांसीसियों की है। कोचिन में पहली कोठी पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचिन में स्थापित की। ट्रैंकोबार में डेनों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की। ये जो कोठियाँ स्थापित हुई तो पुर्तगाली सबसे पहले आए तो 1503 में अपनी कोठी स्थापित कर दिए। फ्रांसीसी 1668 में सूरत में अपनी कोठी स्थापित किए। डच मुस्लिमपट्टनम आए 1605 में अपनी कोठी स्थापित किए। डेन 1620 में अपनी कोठी स्थापित किए। तो ये कोठी स्थापना के संदर्भ में इनका है। इन कंपनियों का आगमन कैसे होता है, कब होता है? तो पुर्तगालियों को आप देख ही रहे हैं 1498 में आ गए। फ्रांसीसी कंपनी का गठन ही 1664 में होता है। डेन डच 1602 में इनका गठन होता है। डेन 1616 में इनका गठन होता है। जो ब्रिटिश कंपनी है वह 1599 में उसका गठन होता है। तो गठन के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्रम आप गठन के दृष्टिकोण से, कंपनी के गठन के दृष्टिकोण से मिला लें। ठीक, और प्रथम कोठी जिनकी जब स्थापित हुई उसको यहाँ से क्रम मिला लें। ठीक, आगे चलें। भू राजस्व वसूल की पंचवर्षीय ठेका प्रणाली किसने शुरू की थी? भू राजस्व वसूल की पंचवर्षीय ठेका प्रणाली, यानी 5 वर्षों के लिए ठेके पर भू राजस्व की वसूली का काम दे दिया जाता था। यह कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया था और किसके काल में ये शुरू किया गया था? तो याद करिए वारन हेस्टिंग्स को। वारन हेस्टिंग्स ने 2 काम किया था। पहले तो वो पंचवर्षीय ठेका प्रणाली 1772 से 76 तक इनकी पंचवर्षीय ठेका प्रणाली चलती है। फिर 76 में ये 1 वर्षीय ठेका प्रणाली अपना लेते हैं। तो दोनों इनमें देखने को मिलता है, पंचवर्षीय भी और 1 वर्षीय भी। ठीक, तो पंचवर्षीय इनका 72 से 76, 1772 से 76 पंचवर्षीय चलता है।
भारत में नियमित उच्च शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात कितना है? उच्च शिक्षा संबंधी जो मानव संसाधन मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो उच्च शिक्षा में नियमित, रेगुलर की बात सिर्फ है, इसमें अभी दूरस्थ शिक्षा की बात नहीं है, तो नियमित में 23:1 का अनुपात है। दूरस्थ कर देंगे तो ये आपका अनुपात थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 26 अनुपात हो जाएगा। तो नियमित में 23 छात्रों पर 1 शिक्षक है। डी पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है? डी पोषण मिशन जो शुरू किया गया है 5 वर्षों के लिए, पहला चरण उसका चल रहा है। उसका उद्देश्य जो है आकाश में मेघ निर्माण की तीव्रता प्रदान करना नहीं, भारत के सागरीय तट की सुरक्षा बढ़ाना बिल्कुल नहीं, ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना। ये डी पोषण मिशन समुद्र के गहराई में विभिन्न पदार्थों को खोजने से संबंधित मिशन है। तो ये ब्लू इकोनॉमी को प्रश्रय प्रदान करता है, ब्लू इकोनॉमी जो पहल है उसका समर्थन करता है। PSLV C-51 का प्रक्षेपण यान 51 प्रक्षेपण यान से 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा से कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? तो ये आपके 19 उपग्रह हैं। इसको ध्यान रखिएगा। PSLV C-51 से फरवरी, कभी कभी तिथि भी पूछते हैं, तो 28 फरवरी, क्योंकि इसके बाद अभी कोई बड़ा प्रक्षेपण नहीं हुआ है, इसलिए इस तिथि को याद रखिएगा। हालांकि आपके जो करंट है उससे बाहर की ये चीज़ है, बहुत पहले की घटना है, फिर भी अभी कोई इससे बड़ा कोई प्रक्षेपण नहीं किया गया है, इसलिए इस तिथि को ध्यान रखिएगा। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सूची में कुछ चीजें हैं जो आपको, ठीक, तो इसको आप खनन केंद्र और संबंधित देश, ये जितने खनन केंद्र हैं सब कोयला है, कोयला के खनन केंद्र हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन किस क्षेत्र का खनन केंद्र है, लोहा का खनन केंद्र है कि कोयला का खनन केंद्र है। तो कल लोहे की कुछ खनन केंद्रों की बात किए थे, आज कोयले के कुछ खनन केंद्रों की बात कर रहे हैं, और ये विश्व के प्रमुख खनन केंद्र हैं। यह जो खनन केंद्र है आपका डोनेट बेसिन, सांसी, सार, क्वींसलैंड। तो ये डोनेट बेसिन रूस, सांसी चीन, सार जर्मनी, रूर, यहाँ रूर भी एक, रूर भी वो भी जर्मनी में ही है, रूर और सार दोनों, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसको आप मिला लेंगे, ठीक। सत्रह नंबर, निम्न में से कौन संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है? निम्न में से कौन संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है? शपथ संबंधी जितने प्रावधान हैं, जे शपथ का जो प्रारूप है वो सारे प्रारूप आपको अनुसूची, तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। हालांकि कुछ अपवाद है, उसमें कुछ लोगों के शपथ प्रारूप नहीं है, जैसे राष्ट्रपति का नहीं है, राज्यपाल का नहीं है, उनके शपथ प्रारूप अलग से अनुच्छेदों में है। जैसे अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का है, तो वहाँ अनुसूचित 3 से अगर पूछा जाए कि अनुसूचित 3 में निम्न में से कौन नहीं है, तो आप राष्ट्रपति राज्यपाल को पहले निकाल देंगे, उनका उल्लेख अनुसूचित 3 में नहीं है। इन लोगों का उल्लेख अनुसूचित 3 में है। संसद सदस्य, मंत्री, संघीय मंत्री, राज्य के मंत्री, सांसद सदस्य, विधायक, राज्य विधानमंडल के सदस्य, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग। तो इनमें से कौन संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेगा? संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ इसमें से कौन लेगा?
तो ये सभी लोग एक एक शपथ लेते हैं, एक शपथ सिर्फ पद। यहाँ ये 2 शपथ लेता है, एक पद की गोपनीयता की भी शपथ लेता है और मंत्री ही संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपका वो ए है। मंत्री संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। ये 2 प्रकार की शपथ लेता है, एक गोपनीयता की भी शपथ लेता है कि हमारे समक्ष जो भी विषय आएंगे उसे गोपनीय रखेंगे। ठीक, इन अनुच्छेदों को मिला दें, बड़े ही आसान अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23, 24, 40, 45 बार बार पूछे जाते हैं ये अनुच्छेद, तो इसलिए हमने एक साथ इन सभी अनुच्छेदों को रख दिया। अलग से इंडिविजुअल पूछे जाते हैं। 23 बलात्श्रम का प्रतिषेध, 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, उन्हें न लगाया जाए कारखानों और परिसंकटमय कार्यों में। 14 वर्ष से तक के बच्चों को वहाँ न लगाया जाए। 40 ग्राम पंचायत आप जानते ही हैं। 45 समान सिविल संहिता नहीं है। समान सिविल संहिता कौन सा है? आर्टिकल 44। 45 क्या है? 45 है 0 से 6 वर्ष के बच्चों, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण और शिक्षा संबंधी प्रावधान। पोषण व शिक्षा संबंधी प्रावधान यानी जो प्लेइंग स्कूल की अवधारणा है वो आपकी इस अनुच्छेद से मिलती है, आर्टिकल 45 से। और इसी के तहत 1875 में ICDS कार्यक्रम शुरू किया गया, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, जो कि प्ले स्कूल का रोल अदा करते हैं। कुछ जलप्रपात हैं, किस नदी पे हैं ये? नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है, सेंट लॉरेंस नदी पर सबसे विख्यात जलप्रपात। विक्टोरिया जाम्बेजी पर है। गुरसप्पा, इसे आप जानते हैं, जोग या गुरसप्पा शरावती नदी पर, शरावती भारत का सबसे महत्वपूर्ण। हुंडरू सुवर्णरेखा नदी पर, ठीक। धुआरा नर्मदा नदी पर। भारत के राज्य क्षेत्र शब्दावली का आशय है भारत के राज्य क्षेत्र। यह कहाँ मिलता है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा? तो राज्य क्षेत्र के विषय में भारत का राज्य क्षेत्र, यह शब्दावली। भारत का राज्य क्षेत्र और संघ के राज्य क्षेत्र में अंतर है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र। अगर भविष्य में कोई भूभाग अर्जित किया जाता है भारत द्वारा तो वो भी शामिल होगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र का आशय इन तीनों से है, ठीक। चलें आगे। नेटवर्क धीरे चल रहा है क्या आप लोगों का? कोई प्रतिक्रिया आप लोगों की मिल नहीं रही है, कोई आंसर आ नहीं रहा है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कुछ मूलाधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं तो कुछ सभी को। ये कथन सही है या गलत है? कुछ सभी को अर्थात विदेशियों को भी, ठीक। कुछ ये आपका कुछ मूलाधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं तो कुछ सभी को अर्थात विदेशियों को भी। कथन सत्य है या असत्य, आप बताएं। कुछ मूलाधिकार नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक हैं। मूलाधिकारों पर प्रतिषेध नहीं लगाया जा सकता, कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। प्रतिषेध या कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है, ये न्यायोचित है। तो क्या कहा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो 21B, कुछ मूलाधिकार नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक हैं। 21B अखंड जी, कोमल जी 21C, तो 2 आंसर आ गए। चलिए
21 20 सी दोनों, और कोई इसको डिसाइड कर दे। बिल्कुल सही है कोमल जी, बंधन नहीं लगाया जा सकता। बंधन बिल्कुल लगाया जा सकता है, ये असीमित नहीं है। भारत में मूलाधिकार असीमित नहीं है, इन्हें सीमित किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 19 की बात करें आप, तो आर्टिकल 19 में 19(1) के लिए 92 में कुछ आधार दिए गए हैं कि इन आधारों पे इनकी सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। जैसे राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, वैसे ही आपका विदेशों राष्ट्रों से संबंध, अगर किसी के बोलने से, किसी की वाक स्वतंत्रता से भारत का किसी विदेशी राष्ट्र के साथ जो मधुर संबंध है वो कटु हो जाता है, तो उस पर बंधन लगाया जा सकता है। तो प्रत्येक मूलाधिकार के साथ, विशेषकर 19 वाले में प्रत्येक मूलाधिकार के साथ कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तो बंधन बंधन नहीं लगाया जा सकता है, ये गलत होगा। यानी बंधन बिल्कुल लगाया जा सकता है, ये आपका सही है, ये ऑप्शन गलत है। मतलब आपका ऑप्शन सी सही होगा। नकारात्मक सकारात्मक हैं ही। कुछ मूलाधिकार कहते हैं ये काम नहीं करना है, और कुछ कहते हैं कि ये काम करना है। नहीं करना है यानी नकारात्मक है। जैसे राज्य के विषय में 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक, तो वहाँ नहीं करने की बात कह रहा है। और कुछ मूलाधिकार ऐसे हैं जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि ऐसा किया जाएगा। तो नकारात्मक सकारात्मक दोनों हैं। कुछ नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, कुछ विदेशियों को प्रदान किए गए हैं, कुछ सभी को प्रदान किए गए हैं, ये भी है। संधवासी मनका बनाने के लिए गोमेद कहाँ से प्राप्त करते थे? मनका बनाने के लिए गोमेद जो पत्थर था वो ये कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? लाजवर्द मणि ये बदखशा से प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान में है बदखशा। आपका तांबा ये लोग खेतड़ी की खान से प्राप्त करते थे, राजस्थान। और आपका ईरान से ये लोग चांदी प्राप्त करते थे, टीन प्राप्त करते थे, यहाँ से भी ये चांदी प्राप्त करते थे। गुजरात से ये गोमेद प्राप्त करते थे, कश्मीर से लकड़ी प्राप्त करते थे। सिंध के शिकूर से विशेष प्रकार के पत्थर प्राप्त करते थे। सिंध के शिकूर से विशेष प्रकार के पत्थर प्राप्त करते थे। तो गोमेद ये गुजरात से प्राप्त करते थे। दो चीजें, एक तो गोमेद यहाँ से और लाजवर्द मणि अफगानिस्तान के बदखशा से। निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? हड़प्पाई स्थल हैं और नदी तट है, तो कौन सा स्थल किस नदी तट पे था? ठीक, 23 नंबर। समझिए, कल के कुछ लोग गायब हैं, टाइमिंग चेंज होने का प्रभाव है। रावी, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। लोथल, भोगवा, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा चिनाव नदी पे नहीं। चिनाव नदी पे कौन सा है? सुरकोतड़ा जो है यह पश्चिम का स्थल है, और चिनाव नदी यह कहाँ है? उत्तर की तरफ है। तो यहाँ जो मांडा स्थल है कश्मीर का, वो चिनाव नदी पे। किम, भगतराव, किम गुजरात का जो भगतराव स्थल है वो किम के तट पे है। ठीक, सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला त्सांग मिन हंग कहाँ की है? लगभग 25 या 30 घंटे के सफर में इन्होंने पूरा किया था बेसलाइन से। तो ये हैं कहाँ की? ये आपकी हांगकांग की हैं। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखें, ये हैं कहाँ की? एक तो नाम, अगर नाम पूछेंगे तो नाम, नहीं तो ये। तो हांगकांग की त्सांग मिन हंग ने सबसे तेजी से
एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला है। नफ्ताली बेनेट कहाँ के प्रधानमंत्री बने? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट जो हैं ये आपके इजराइल 12 वर्ष सत्ता में नेतन्याहू रहे, उनको हटाकर एक 8 पार्टियों का गठबंधन बना हुआ है। 2 वर्ष के लिए इन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया है। 2 वर्ष बाद फिर दूसरी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री होंगे। तो इजराइल के प्रधानमंत्री की शपथ इन्होंने ली है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? संभवतः 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका जो इस साल का थीम है, हम समाधान का हिस्सा हैं। हम समाधान का हिस्सा है। यह 2015 से मनाया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में शीर्ष स्थान केरल का है। 75 अंक के साथ केरल शीर्ष स्थान पे है। लेकिन अगर संघ शासित क्षेत्रों को भी जोड़ दें तो 79 अंक चंडीगढ़ को है। तो अगर केंद्र राज्य ओवरऑल देखा जाए तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान पे। राज्यों में केरल है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु है। ठीक। सतत विकास लक्ष्य का ये तो भारत का इंडेक्स है। जो इंडेक्स यूएनओ से आया है तो उसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 2 रैंकिंग नीचे खसक गई है। 117 रैंक है और जो अंक है वो 61.9 है। तो इस अंक को ध्यान रखिएगा। और ये क्योंकि अब यूएनडीपी की जो एसडीआई है तो एसडीआई इस समय काफ़ी पीछे की बात हो गई है। तो हो सकता हो कि इस अंक को पूछने का प्रयास करें। ठीक। तो दो 2021 में यूनेस्को की संभावित सूची में भारत के 6 स्थल शामिल किए गए हैं। यूनेस्को में जो स्थल शामिल किए जाते हैं, एक वर्ष उन्हें अस्थायी रूप से शामिल किया जाता है, फिर अस्थायी किया जाता है। तो 6 स्थल जो है अस्थायी रूप से 1 वर्ष के लिए शामिल किए गए हैं। तो इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक स्थल है जिसे शामिल किया गया है? तो इसमें कर्नाटक का एक स्थल है जो पाषाण स्थल है, पाषाण काल का स्थल है। वैसे ही तमिलनाडु का एक मंदिर है, मध्य प्रदेश का भेड़ा घाट है। इसमें उत्तर प्रदेश का एक स्थल है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी गंगा तट, इसे शामिल किया गया है 24-28 का बी। ठीक। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए। यह कितने चरणों में संपन्न हुआ? पश्चिम बंगाल में विधानसभा का जो चुनाव हुआ यह कितने चरण में संपन्न हुआ? तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो 8 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक। फिर ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लें। विश्व में अंगूर का अग्रणी उत्पादक देश है। अंगूर का अग्रणी उत्पादक देश विश्व में, तो अंगूर का जो उत्पादक देश है चीन पहले स्थान पे है, फिर आपका इटली है। ठीक। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो काजू के जो उत्पादक राज्य हैं सबसे बड़ा महाराष्ट्र, फिर आपका आंध्र प्रदेश,
सबसे बड़ा महाराष्ट्र काजू का उत्पादक राष्ट्र है और राज्य है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। आगे चलें। विश्व में आलू उत्पादन में भारत का स्थान कौन है? विश्व में आलू उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर चीन, फिर भारत। भारत में आलू उत्पादन का राज्यों के संदर्भ में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। ठीक, तो आलू उत्पादक। प्याज में प्रथम महाराष्ट्र। कुल टोटल सब्जियों की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में 20वीं पशु जनगणना 2019 संपन्न हुई। भारत में कब से पशुधन की गणना की जा रही है? भारत में पशुधन की गणना 1919-20 से की जा रही है और यह जो 19 में संपन्न हुई है, यह 20वीं पशु गणना है। तो पशु गणना में जो पशुधन है, मवेशी, आप एक क्वेश्चन पीछे था, मवेशी सर्वाधिक संख्या में मवेशी जो है, कैटल्स जो है, वो आपके पश्चिम बंगाल में है, लेकिन कुल पशुधन सर्वाधिक जो है आपका उत्तर प्रदेश है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बकरियों की संख्या, बकरी की संख्या सर्वाधिक किस देश में है? तो ये चीन है, उसके बाद भारत है। बकरी सर्वाधिक चीन, भारत। भेड़ सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया, भेड़ सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। सॉरी, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। स्थल पर सबसे पहले पौधों का उद्भव कहाँ हुआ? स्थल पर सबसे पहले पौधे कहाँ देखे गए? तो स्थल पर सबसे पहले जो पौधे देखे गए वो ऑस्ट्रेलिया में देखे गए, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, स्थल पर सबसे पहले पौधे ऑस्ट्रेलिया में देखे गए। ठीक है, किसे मत्स्य युग की संज्ञा दी जाती है? आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो इतिहास है उसे जब वर्गीकृत किया जाता है तो उसमें महाकल्प, फिर कल्प, युग, इस तरह से उसका वर्गीकरण है। तो प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक, इतने वर्ग में बांटा जाता है। तो यह जो डेवोनियन काल है यह मत्स्य युग बोला जाता है। यह जो सिल्यूरियन काल है ये रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं का काल बोला जाता है, ये मत्स्य काल बोला जाता है। कार्बोनिफेरस में ही कोयला निर्माण की घटनाएं शुरू हुई, इसमें बड़े बड़े पेड़ देखे गए। कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन में, कैम्ब्रियन के पहले यानी प्री पैलियोजोइक का जो काल है उसमें भारत में जो पहाड़ देखने को मिलते हैं अरावली मिलता है, और इस काल में आपके आकर विंध्य देखने को मिलता है। और क्रीटैशियस, इसी काल में दक्कन में लावा का उद्भव हुआ था। दक्कन का लावा इसी काल का है। ठीक, कोनराड असंबद्धता कहाँ पाई जाती है? कोनराड, आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो भाग है उसे, यह आपका भूप्रपर्टी यानी स्थल, ये आपका जो मध्यमंडल है, और ये आपका कोर। तो ये वाला जो भूप्रपर्टी का ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्से के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है। दरअसल जब भूकंपीय तरंगें गति करती हैं तो उनके वेगों में अंतर होता है, तो इसलिए इनके घनत्व के आधार पर ये वर्गीकरण किया जाता है। तो ये असंबद्धता एक यहाँ भूप्रपर्टी में मिलती है, वो आपकी कोनराड असंबद्धता है। मोह असंबद्धता यहाँ मिलती है, मेंटल और भूप्रपर्टी के बीच में। मोह असंबद्धता यहाँ मिलती है।
ठीक। तो ये आपका ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच मिलता है। यहाँ एक असंबद्धता आपको गुटेनबर्ग असंबद्धता मिलती है, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक। तो मोह असंबद्धता कहाँ मिलती है? मेंटल और भूप्रपट्टी के बीच में। यहाँ कोर और मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता मिलती है। निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान में आप देखें तो ग्रेनाइट को आप जानते ही हैं, ये नहीं है। बालू का पत्थर ये भी नहीं है, सेल भी नहीं है। तो रूपांतरित क्वार्टजाइट, ये बालू का पत्थर से रूपांतरित है। चूना पत्थर से रूपांतरित होकर कौन सी चट्टान बनती है? वो आपकी संगमरमर बनती है। भारत में ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत जैसे वासजेज है, ब्लैक फॉरेस्ट है, ये ब्लैक पर्वत आपके यूरोप के हैं। भारत में इसका ब्लैक पर्वत का निर्माण कब होता है? ब्लैक पर्वत का निर्माण तब होता है जब तनाव का बल ज़्यादा सक्रिय होता है, तो भ्रंश हो जाता है, बीच में गड्ढा होता है और ऊपर की जो बीच में गड्ढा होगा तो ऊपर दोनों तरफ की जो दीवारें हैं वो ऊंची हो जाएंगी। तो ऐसे में इसी तरह से ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है। तो ये जो सतपुड़ा वाला पर्वत है, एक तरफ नर्मदा है, दूसरी तरफ ताप्ती है, तो इसके बीच में ये सतपुड़ा है। तो भारत में ब्लैक पर्वत का यह उदाहरण है। ठीक। तो संभवतः आज इतने ही प्रश्न थे। हाँ, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आज 38 प्रश्न ही हो पाया था, कल 40 रहेगा। ठीक है ना? ठीक। ठीक। 38 से सतपुड़ा 38 ये आपका 38 से। तो चलिए आज इतना ही प्रश्न थे, 2-3 प्रश्न नहीं लिख पाए थे जल्दी में। तो कल फिर हम लोग इसी 5 बजे ही मिलेंगे। अब कंटिन्यू 5 बजे मिलेंगे। ठीक। धन्यवाद।